चलें। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सब लोग एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब लोग एकदम अच्छे हैं। ईशान तोमर, भास्कर, गोविंद, अभय, सौरभ, दिवांशी, शैलेंद्र, चंदन, आशुष, अजीत, मुस्कान, रीमा, सुमित, उम्मीद, मनी, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक आपका भारत में आए मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले लोग कहाँ से आए, आप कहेंगे अरब से आए। फटाफट से बताएंगे अरब से कौन आया, कासिम 712 में सफल हुआ। अरबों के बाद में बच्चे तुर्क आक्रमणकारी आए, और तुर्क आक्रमणकारी आए आपका कब, 986 में। ये 712 में, 712 एडी, मोहम्मद बिन कासिम, क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन कासिम आया था। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद में तुर्क आए, जिसमें 986 एडी में एक थोड़ा सा प्रयास किसके द्वारा किया गया, सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सुबुक्तगीन के द्वारा प्रयास किया गया। इसी क्रम में आगे आता है, भारत में हम लोग पढ़ने वाले थे मोहम्मद कोरी को। किसको, मोहम्मद कोरी। दरअसल में बच्चे अरबियों और तुर्कों के बीच भी एक संघर्ष हुआ, अरबियों और तुर्कों के बीच में, जिसमें सफल कौन हुए, आप कहेंगे जिसमें तुर्क सफल हो गए। अरबियों और तुर्कों के बीच भी एक संघर्ष हुआ जिसमें तुर्क लोग सफल हुए, तो आगे की आक्रमण की नीति तुर्कों ने बनाई। तो यहां पर हम देखते हैं ऐसा ही एक व्यक्ति, तुर्क व्यक्ति मोहम्मद गोरी आया। तुर्क है, क्या बोलेंगे, तुर्क है। तो जब मोहम्मद गोरी, जिसका नाम सिहाबुद्दीन है, 1173 से लेकर के, इसको 1173 में गौर प्रदेश मिला था, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये इसका शासन है। 1173 से लेकर के 1206 तक शासन किया मोहम्मद गोरी ने। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, उस पर किया था इसने। 1175 में करमाती जाति वहां पर एक निवास करती थी, जो सिया बौद्ध हुआ करते थे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करमाती जाति पर जो बौद्धों की एक प्रजाति थी। जैसे मत सोच लेना शिया और सुन्नी मुस्लिम वाली, सिया बौद्ध हुआ करते थे। एक विकृत रूप था बौद्ध धर्म का जिसको हम कहते हैं कि सिया जनजाति निवास करती थी। अब आपको यहाँ पर समझने वाली चीजें कौन सी हैं, समझने वाली चीजें हैं कि मोहम्मद गोरी जब भारत आया होगा तो कौन से दर्रे से आया होगा। तो मोहम्मद गोरी जिस दर्रे से आया है, याद रख लेना, कौन सा दर्रा है, गोमल दर्रा। गोमल दर्रे से आया। मुझे बताएंगे कासिम किस दर्रे से आया था। तो भैया कासिम तो आया था खैबर दर्रे से। तो जब आपका गोरी भारत आना चाह रहा है, उसको पता है कि अरबों का एक कंट्रोल है खैबर दर्रे पर। अरबों ने वहां पर अपनी सैनिक चौकियां भी बनाई थी जब कासिम ने उसको जीता था। उसके बाद में इसने एक नया दर्रा चुना, जो थोड़ा हालांकि संकरा था, लेकिन एक अलग मार्ग ढूंढता है, गोमल दर्रा, यानी पहाड़ों के बीच से जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो गोमल पास से ये भारत आया, क्योंकि इसको पता था कि इसको अगर ये खैबर दर्रे से गया तो अरबियों का एक सामना करना पड़ सकता है, एक चौकियों का, जिससे वो बचना चाहता था। भारत आता है 1175। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1175 में किया था, ठीक है। 1175 के बाद में ये भारत में, आप लोग जानते हैं, क्या बोला मैंने, करमाती जाति पर मुल्तान में। तो यहाँ मुल्तान आ चुका है पाकिस्तान में। ये मुल्तान में आने के बाद में बच्चे 1178 पाटन गुजरात पर ये दूसरा आक्रमण करता है। कहाँ बढ़ा, गुजरात की तरफ बढ़ा भारत में। कहाँ पर बढ़ता है, गुजरात की तरफ ये बढ़ जाता है, गुजरात की तरफ बढ़ता है। लेकिन गुजरात में आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था एक भीम प्रथम शासक था आपका, जब हम लोग गजनवी को पढ़ रहे थे। किसको, गजनवी को पढ़ रहे थे। और गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो सारे दोस्त बताएंगे उस समय सोमनाथ पर कौन था।
तब भीम प्रथम था, चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि पहले भी आकर के इस क्षेत्र को जीता जा चुका है, गुजरात को। भीम प्रथम यहाँ पर शासक था, तो ऐसी ही कुछ योजना बनाई मोहम्मद गोरी ने कि अगर पहले गजनवी सफल हुआ है तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता। क्योंकि बच्चे, गोरी के पास आपका ज़्यादा संसाधन है। समय कि अगर आप देखेंगे, समय जो आधुनिकता आई है, क्योंकि ये बाद में आया है, वो आया 1025 में, ये आ रहा है आपका 1100 लगभग 78 में, तो 150 वर्षों का तो अंतर है ही। तो 150 वर्षों के बाद में आधुनिकता आई होगी, इसके पास ज्यादा तकनीकें थी, इसने सोचा मैं भी सफल हो जाऊंगा। ठीक है। तो जिसमें इसे भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय जिसी का नाम है, मूलराज द्वितीय ने बहुत बुरी तरह से हराया। ठीक है। यहां पर गोरी की एक हार हुई। भारतीय इतिहास का एक छिपा हुआ सत्य यह है कि भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था और नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी। दरअसल में मूलराज द्वितीय एक आपका अल्पवयस्क कह सकते हैं, या बोले हम नाबालिग बच्चे थे। नाबालिग बच्चे थे तो उनकी मां युद्ध में उतरी, और ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद में बहुत वर्षों तक गोरी ने इस क्षेत्र की तरफ नजर उठा करके नहीं देखी। गोरी अपने रास्ते बदल लेता है। गोरी दिल्ली की तरफ चला जाएगा, लेकिन गुजरात की तरफ नहीं आएगा। कहते हैं कि नायिका देवी ने कुछ इस तरह का वार इतिहासकारों ने लिखा है आपका गोरी पर किया कि गोरी नपुंसक बन गया। नपुंसक तो समझते हो ना, गलत जगह तलवार लग गई गोरी को। और किसने मारी? वो नायिका देवी ने। बहुत प्रचलित किस्सा है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। नायिका देवी जी को दरअसल में इतिहास से गायब ही रखा गया है, लेकिन एक महान वीरांगना थी जिन्होंने गोरी को खदेड़ा। गोरी को खदेड़ा। कहते हैं कि गोरी की इस प्रकार से हालत हुई कि वो पूरी रात शिविर में अपने सेना के बीच में, घायल सैनिकों के बीच में पड़ा रहा। सुबह सैनिक उसको उठाकर अपने कंधों पर बारी बारी से बदल के ले गए। इसके बारे में इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है। ठीक है, आगे आएंगे। तो बात समझे, 1178 में क्या हो गया? असफल हो गया। 1179 में ये आपका कश्मीर और सिंध को जीतता है, लेकिन अब इसको रास्ता नहीं दिख रहा था। तो 1179 में इसने सोचा कि अरबियों का जो खैबर दर्रा है, जिसको ये नेगलेक्ट करना चाह रहा था, मैंने बताया खैबर दर्रे से बचना चाह रहा था, खैबर दर्रे को घेरा। अब ये समझ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, ये फिर मारेंगे हमको दोबारा से चालुक्य वंश वाले। तो क्या बोलेंगे? यह उनसे बचता रहा, सोलंकी वंश के शासकों से बचता रहा। सोलंकी वंश भी हम कहते हैं। ठीक है। 1186 में इसने पंजाब को जीता, भटिंडा को, और फिर ये टारगेट करता है अपना दिल्ली की तरफ। किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ इसने टारगेट किया। ठीक है। इसके बाद में कहता है कि अब दिल्ली चलेंगे। तो दिल्ली चलने की ये बात है, यही महत्वपूर्ण है, और इसी से प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं आपका। ठीक है। कहाँ? पंजाब आ चुका, कश्मीर और सिंध वाले क्षेत्र को जीत चुका। ठीक है। मुल्तान मैंने बता दिया पहली विजय हो गया, तो यह क्षेत्र तक आ गया है। तो इसको अभी सेंटर क्या दिख रहा है? गुजरात। इधर ये जा नहीं सकता, तो इसको सेंटर दिखता है कि दिल्ली की तरफ चलते हैं। किधर? दिल्ली की तरफ चलते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस समय दिल्ली में शासक कौन था? तो हम समझेंगे इस समय दिल्ली में शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये आपका मोहम्मद गोरी क्या चीज़ है। वो इसको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। वो मानते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, और उनको पता था कि पंजाब और भटिंडा में इस तरह की नीतियाँ चल रही हैं। गौरी ने टेक ओवर कर लिया, क्षेत्र को जीत लिया, जल्द ही दिल्ली की तरफ आए, और उन्होंने सोचा ठीक है, हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही था कि जब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन कहाँ पर पड़ता है आपका? सारे बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, बहुत बार हमने पढ़ा होगा। तो तराइन का युद्ध बच्चे आप हम लोग कहेंगे कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में। और तराइन में आप बहुत सारे बच्चे, पता है, कुछ चीज़ें बैठा दी जाती हैं उनके, कहते हैं जी इतने सारे युद्ध तराइन में हुए। दरअसल में बच्चे, हिंदुस्तान में हजारों युद्ध हुए हैं, सारे तराइन में नहीं हुए। ठीक है। तराइन में तो आपका अगर हम बात करेंगे 3 ही युद्ध हुए। बच्चे कहते हैं जी पानीपत में इतने युद्ध क्यों हुए? पानीपत में भी 3 ही युद्ध हुए। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 6 युद्ध हुए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे युद्ध पानीपत में हुए। लेकिन भारतीय राजनीति को परिवर्तित करने वाले, भारतीय आने वाले इतिहास को बदलने वाले युद्ध तराइन और पानीपत में हुए। और तराइन और पानीपत, क्योंकि ये लोग इधर से आते थे,
इधर से आते थे, ठीक है, क्योंकि इधर तो हिमालय की तरफ से आ नहीं सकते, इधर समुद्र है, इधर से कोई आता नहीं था, नौसेना विकसित नहीं थी, यही एक रास्ता बचता था। तो इस रास्ते से जब लोग आते थे तो जगह सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही खाली थी, क्योंकि चुनौती किसको दी जाती थी? दिल्ली की गद्दी को। और दिल्ली के शासक अपनी तरफ से चलते थे और बाहर के शासक बाहर की तरफ से आते, ग्राउंड बचता था हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। तो इसीलिए बहुत सारे युद्ध वहाँ पर हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अजय कुमार जी क्लास के बीच में कह रहे हैं सर आप शादी कब करेंगे, मुझे रसगुल्ले खाने हैं। उनको ना क्लास से मतलब है ना अपने सिलेक्शन, उनको सिर्फ पता है 4 रुपए के रसगुल्ले का। उनको 4 रुपए के रसगुल्ले का उनका जीवन दिख रहा है कि और 4 रुपए का रसगुल्ला कैसे मिल जाए। पढ़ो। तो किससे सामना हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में? गौरी है, और इधर मित्र कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी थे। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में अभी पढ़ेंगे कैसे कैसे राजा बने। इसमें क्या हुई? गौरी की हार हुई, गौरी को अधमरा कर दिया गया। अधमरा कर दिया गया किसके द्वारा? यहाँ पर इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में, जो राजपुताना का नेतृत्व कर रहे थे, राजपुताना का जो नेतृत्व था, राजपुताना का जो नेतृत्व था, वो इस समय पृथ्वीराज चौहान जी ना करके मैदान में कौन कर रहे थे? गोविंद राय कर रहे थे, जो पृथ्वीराज चौहान जी के भाई थे। कौन? गोविंद राय। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी के भाई थे। और यही गोविंद राय थे दिल्ली के राज्यपाल। क्या बोलोगे? दिल्ली के राज्यपाल यही थे। इन्होंने ही आपका भाला फेंक करके मारा मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी घायल हो गया। उसके कंधे में जब भाला लगा तो मोहम्मद गोरी, इस तरह से कहते हैं कि इतिहासकार फरिश्ता लिखता है, उसने सबसे ज़्यादा सटीक इतिहास लिखा है आपका गौरी का। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अपनी घोड़े पर सवारी कर रहा आपका गोरी एकदम से असंतुलित हो गया और गिरने ही को था कि एकदम से एक सैनिक ने आकर के गोरी का साथ दिया, उसको संभाला और उसको मैदान क्षेत्र से दूर ले गया। ठीक है, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र हैं चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास लिखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में जो लिखा गया है वो अप्रमाणिक है, उसको बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि कुछ किस्से ऐसे हैं उसमें कि कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण चला करके मोहम्मद गोरी को मारा। लेकिन जब इतिहासकारों को कुछ ऐसे सिक्के मिले जिन सिक्कों पर गोरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान जी के सिक्के, मतलब एक साथ दोनों के सिक्के जारी हुए, तो वो कहते हैं अगर युद्ध के बाद किसी एक शासक ने दूसरे शासक को मार दिया तो इकट्ठे सिक्के चलने का तो मतलब नहीं होता। इकट्ठे सिक्के चले हैं इसका मतलब एक शासन या एक अधीन शासन या एक संयुक्त शासन जरूर हुआ है, यानी दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में शासन किया है। वह शासन की बात करेंगे कैसे हुआ। तो बहुत सारी कहानियां जो इनकी अप्रमाणिक मानी जाती हैं, बहुत सारे इतिहासकार इस पर मत रखते हैं पृथ्वीराज रासो पर। तो पृथ्वीराज रासो बच्चे क्या बोलोगे किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र हैं। ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ? तराइन के प्रथम युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ बोलेंगे? आप कहेंगे भैया गोरी की हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान जी जीते। लेकिन अगले ही साल गोरी ने बोला कि अगर मैं बात करता हूं, गोरी ने इस समय पर एक टारगेट रखा था, अपने बहुत सारे कमांडरों को उसने दंडित किया कि वह प्रथम युद्ध में हारा। लेकिन यहां पर आपको गोरी को यह नहीं समझना है कि गोरी औरंगजेब जैसा नहीं है। गोरी अपनी सेना को ताकत देने वाला व्यक्ति था। आप सोचें, गोरी अपने मतलब एक स्वेच्छाचारी शासक था, उसने अपनी सेना को तो ताकत दी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब उसकी हार हुई तो उसने अपने कमांडरों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा, यानी कि बेइज्जत किया उनको, बहुत सारे कमांडरों को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, और 12,000 नए अश्व सैनिक भर्ती करे। कहते हैं कि यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है फरिश्ता के कथन को, और मेहता जी की किताब में भी लिखा हुआ है, तो फरिश्ता यहाँ पर कहता है कि अगले एक वर्ष तक गोरी ने ना कुछ ढंग से खाया ना पिया, इवन 1 साल तक गोरी ने कपड़े नहीं बदले। यहाँ पर आप लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा आप लोगों को ये मिलनी चाहिए कि जो टारगेट तुम्हारा है, जो तुम अचीव करना चाहते हो, उसके लिए फिर अन्य चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही रणनीति बनाई किसने? गोरी ने, 1 वर्ष तक। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसी मैदान में, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी। इस बार गोरी की जीत हुई,
यहां से ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया और पृथ्वीराज चौहान जी को शर्तों के तहत, संधि के तहत अजमेर क्षेत्र मिला, जिसमें इन्होंने कुछ समय तक शासन किया, जहां संभवतः वह सिक्के तभी चलाए गए, वह सिक्के तभी चलाए गए। ठीक है, तो इतनी बात में कोई दिक्कत? तो पहले में तो गौरी की हार, दूसरे में गौरी की जीत। अब बीच में जिक्र आया पृथ्वीराज चौहान जी का, तो एक बार इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आगे आए। सर चंद्रबरदाई को क्या इन्होंने पूरा लिख दिया था? नहीं बच्चे, वो साहित्य की बात है। दरअसल में चंद्रबरदाई ने पूर्णा भी नहीं किया था। जब पृथ्वीराज चौहान जी को कहते हैं बंदी बना के ले जा रहे थे, तो चंद्रबरदाई भी उन्हीं के साथ साथ चल दिए, क्योंकि दोस्त थे, मित्रता का धर्म निभाया। फिर कहते उनके पुत्र, चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया, कुछ अंश इसका बच गया, तो उसको जलहण ने लिखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे आएंगे। पृथ्वीराज चौहान, क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, पृथ्वीराज चौहान शासक कहाँ के थे? दिल्ली के। लेकिन कभी पूछा जाए दिल्ली किसने बसाई? दिल्ली बसाई जिसका दिल्ली का पुराना नाम था अनंगपाल तोमर ने। कौन? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर बच्चे 1151 से लेकर के, अगर मैं बात करूं 1151 से लेकर के, मतलब कि जब 12वीं शताब्दी के खत्म तक बहुत सारे मतभेद हैं इनके शासन को लेकर के। जैसे कई जगह 1151 से लेकर के इनका शासन, सॉरी 1151 कह रहा हूँ, 1051, 1100 नहीं, 11वीं शताब्दी की बात करेंगे। 1051 से लेकर के 1081, कुछ जगह 89 का वर्णन भी मिलता है। तो शताब्दी कौन सी थी? ये 11वीं शताब्दी थी। कौन सी? 11वीं शताब्दी थी। तो कभी पूछे दिल्ली की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर के द्वारा। लेकिन अनंगपाल द्वितीय, इनका कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था, और इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की। इसके बारे में अगर आप कभी दिल्ली म्यूजियम जाएंगे, जो दिल्ली संग्रहालय है, दिल्ली संग्रहालय है, दिल्ली संग्रहालय में एक शिलालेख है जो इसकी जानकारी देता है। दिल्ली संग्रहालय का VS 1383 शिलालेख है। ठीक है, ये दिल्ली म्यूजियम में लिखा हुआ है, जो जानकारी देता है किसके बारे में? कि इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। अगर कोई पूछे जी परफेक्ट वर्ष क्या है दिल्ली बसाने का, तो दिल्ली बसाने का परफेक्ट वर्ष है 1052, यानी अपने शासनकाल के अगले ही वर्ष इन्होंने दिल्ली को बसाया। लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं है। क्या बोलेंगे? इनके कोई पुत्र नहीं था। तो इनके कोई पुत्र नहीं था, तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान जी हैं, ये बात याद रख लेना। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अनंगपाल तोमर जी के कोई पुत्र नहीं था। अनंगपाल तोमर सेकंड, इनका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इनकी दो बेटी हैं। क्या बोलेंगे? इनकी दो बेटियां थी, दो बेटियों के नाम है, एक बेटी का नाम है सुंदरी। क्या बोलोगे? सॉरी, एक बेटी का नाम है सुंदरी और एक बेटी का नाम है कमला। कौन? कमला। सुंदरी की जो शादी हुई, इस सुंदरी की जो शादी हुई वो हुई कन्नौज में। कहाँ पर हुई? कन्नौज में। और वो थे नाम राजा विजयपाल। शादी किससे हुई? राजा विजयपाल से। ठीक है, राजा विजयपाल से। और इन दोनों का जो पुत्र है, इन दोनों का जो पुत्र है वो है राजा जयचंद। कौन है? राजा जयचंद इन दोनों का पुत्र है। और इसी राजा जयचंद की बेटी है संयुक्ता, या जिसको हम संयोगिता कहते हैं। क्या बोलोगे? जिसको हम संयोगिता के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई साहब। एक तरफ दूसरी बेटी है कमला, जिसकी शादी हुई किससे? कमला की शादी किससे हुई है? इनकी दूसरी बेटी कमला की शादी हुई आपकी राजा सोमेश्वर से, जो अजमेर के शासक है। वो कहाँ के शासक थे? ये कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक थे। और इनका जो वंश था, इनका जो वंश था वो था गेहड़वाल वंश। कौन सा? गेहड़वाल वंश इनका हुआ करता था। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कमला की शादी हुई राजा सोमेश्वर से, जो कहाँ के शासक हैं? सोमेश्वर। चौहान वंश के शासक थे। कौन सा वंश था इनका? चौहान वंश। चौहान वंश के शासक थे। और राजा सोमेश्वर आपका, क्या बोलेंगे, इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है पृथ्वीराज थर्ड। क्या बोलोगे? पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां समझना होगा। इतनी बात समझ गए? थैंक यू मोनिका जी।
बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार बच्चे, आ गया। इतनी बात में कोई दिक्कत? अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं है, उसकी दो बेटी हैं। एक बेटी की शादी हुई है कन्नौज में, एक बेटी की शादी हुई कहाँ पर? आपका अजमेर के शासक हैं। कहाँ के? अजमेर के शासक थे। तो इनके पुत्र नहीं है, तो कह सकते हैं कि भाई मोह एक तरफ हो जाता है। बहुत सारे नाना जी ऐसा नहीं है अपने सब बच्चों को अपने बोलते हैं ना कि इस बराबर रूप से बांटते। तो अनंगपाल तोमर जी का मोह रहा, वीर थे। पृथ्वीराज चौहान जी बचपन से ही वीर थे, तो एक राजा को शायद एक वीर शासक एक बोल सकते हैं कि उसको दिखा होगा, निर्णय उन्होंने लिया होगा कि मैं अपनी संपत्ति किसको? पृथ्वीराज चौहान को दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान को संपत्ति दी, तो राजा जयचंद को भी तो मिलनी चाहिए थी बराबर, या नहीं मिलनी चाहिए थी? बोलो, मिलनी चाहिए कि नहीं? वो भी बेटी का, वो भी इनके नाती हैं, ये भी इनके नाती हैं। बेटी के पुत्र को क्या बोलते हैं? नाती है। तो उनकी भी उम्मीद लगाई होगी कि दिल्ली मिल रही है, दिल्ली जैसा शहर मिल रहा है। उस समय हालांकि दिल्ली बहुत विशेष शहर नहीं था। तो इसी बात को लेकर के डिस्प्यूट है इन लोगों के बीच में, इसी बात को लेकर के झगड़ा है कि पृथ्वीराज चौहान जी को ही दिल्ली क्यों दी गई। लेकिन अनंगपाल तोमर जी का स्नेह किससे है? पृथ्वीराज तृतीय से है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली दे दी। ठीक है, तो दिल्ली क्या मिली है इनको? गिफ्ट में मिली है। पृथ्वीराज चौहान जी के पिता कौन है? सोमेश्वर सिंह चौहान है। माता पूछे तो कमला कहेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चा कह रहा है जयचंद गद्दार था। नहीं, गद्दारी तो उसने बाद में करी ना। संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है, आप सब लोगों को ये भी तो देखना चाहिए। आगे आएंगे आगे आएंगे, यहां समझे। सोमेश्वर सिंह चौहान, प्रेमिका कौन है इनकी? संयोगिता या संयुक्ता है। इसका कारण क्या होगा? अब यहां पर हमको एक बात देखनी होगी, यहां पर एक बात वापस से देखनी होगी हमको। सॉरी, यहां पर एक बात देखेंगे। तो मैंने कहा कि संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ, तो दोनों में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट हो गया, तो यहां पर एक बात समझनी होगी, क्योंकि इनकी पुत्री है, जयचंद की बेटी संयोगिता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी के किस्से बहुत मशहूर हैं, उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। और दिल्ली से कन्नौज की कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, दिल्ली से अजमेर की भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, सूचनाएं पहुंचती थी। पृथ्वीराज चौहान जी के किस्से वो बहुत सुंदर थे, बलिष्ठ थे, तो उनके बारे में बातचीत होती थी। और इधर बोलते हैं कि जो संयोगिता है राजा जयचंद की बेटी, वो दिल दे बैठी। किसको? पृथ्वीराज चौहान जी को। दोनों के बीच प्रेम हुआ, शायद कोई कभी मिलन हुआ होगा, कि कभी उन्होंने एक दूसरे को देखा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, यानी प्यार हो गया फाइनली। और प्यार हो गया, तो कहते हैं कि वो उस प्यार के बारे में पता चलता राजा जयचंद को। तो राजा जयचंद को तो बहुत गुस्सा आता है। राजा जयचंद उनके स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं अपनी बेटी संयोगिता के, कि वो वर नहीं मिलेगा, दूसरा कोई वर चुनना होगा। शादी की व्यवस्था कर दी जाती है, और साथ में आपका बेइज्जत किया जाता है आपका पृथ्वीराज चौहान जी को। बेइज्जत करने का तरीका क्या ढूंढते हैं? सब राजाओं को न्योता दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी को न्योता नहीं दिया जाता। पृथ्वीराज चौहान जी का एक आपका बच्चे बोलते हैं ना ऐसे डमी बना करके, गेट पर दूत बना करके और तलवार लेकर के खड़ा कर दिया जाता है। जो भी दरवाजे से घुसता है वह कहता है, हंसता है, देखो पृथ्वीराज चौहान द्वार पर द्वारपाल बने खड़ा है। मतलब एक स्टैचू बना दिया गया, एक मूर्ति बना दी गई, और इस तरह से हंसी का पात्र बनाया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पृथ्वीराज चौहान जी की घोड़े पर एंट्री होती है। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, समझ सकते हो तुम, फील करके देखो ऐसे। तो एंट्री हुई, संयोगिता को उन्होंने घोड़े पे बैठाया और फरार। तो इस तरह से संयोगिता को ले गए वो। ठीक है, यहाँ पर ही ये कारण कहा जाता है, यहाँ पर ही ये कारण कहा जाता है कि राजा जयचंद इसी एक बात से लेकर के पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ थे। और राजा जयचंद को हम गद्दार की संज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को उकसाया, मोहम्मद गोरी को पत्र लिखा कि उनका आक्रमण मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान पर होना चाहिए, और इसमें इसमें राजा जयचंद उनके साथ देंगे, यानी कि वो पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देंगे, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देंगे। यही काफ़ी था, क्योंकि भारत में जब बच्चे हमला हो रहा है उस समय पर अगर ये दोनों अपनी अपनी चीज़ों को भुला करके इकट्ठे लड़े होते, तो भारत पर गोरी या फिर अन्य मुस्लिम शासक जो भारत पर हुए, जो मुस्लिम प्रभाव भारत पर आया, वह ना आया होता। तो भारतीय संस्कृति में एक परिवर्तन हुआ इस बात से। लेकिन क्या जयचंद बच गया? जयचंद को तो सोचता था कि गोरी उसका करीबी है, लेकिन गोरी के अंदर तो साम्राज्य विस्तार की एक भूख थी। गोरी गजनवी
की तरह नहीं आया, गोरी कासिम की तरह नहीं आया। गोरी तो साम्राज्य विस्तार के लिए और सत्ता स्थापित करने के लिए आया, वो सिर्फ लूट करने के लिए नहीं आया। तो यहां पर वो हमला करता है 1194 में कि आओ जयचंद तुम्हें भी देख लेते हैं। जयचंद जो गेहड़वाल वंश का शासक वही है। कौन है ये? मौसी का बेटा है पृथ्वीराज चौहान जी के। ये कहां पर शासन करता था? कन्नौज में। इसमें भी गौरी की जीत हुई, गौरी इसको भी जीत जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे। सर कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान जी की माता जी का नाम कर्पूरा देवी भी लिखा मिलता है। हाँ, उन्हीं को बोलते, कमला जी का ही नाम है कर्पूरा देवी। आगे इतनी बात समझ में आई? युद्ध हो गया, फायदा किसको हुआ? गोरी को हुआ है। फाइनली फायदा गोरी को हुआ है। और कहते हैं कन्नौज के बाद पैसा बहुत था, कन्नौज बच्चे एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो गोरी यहाँ से 14,000 ऊंट, 14,000 ऊँटों के ऊपर सोने और चांदी। कन्नौज नहीं लूटा उसने, कन्नौज में तो ये जो आपका शासक था ये जयचंद का बेटा, जयचंद के बेटे ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो उसने सोचा कि कन्नौज के बारे में उसको एक सूचना मिल गई कि कन्नौज में कुछ नहीं रखा, इनका शाही खजाना वाराणसी में इन्होंने बना रखा है। तो सीधे वाराणसी लगा गौरी अपनी सेना के साथ में, और वहां से 14,000 ऊँटों के ऊपर सोने चांदी लौट करके इसने गजनी क्षेत्र को भिजवाए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धन रहा होगा। ठीक है, आगे आएगा। नेक्स्ट आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती बोलेंगे एक बार, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। सर जी आला उदल क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्यों नहीं पढ़ाए जाते? कौन कहता? हम पढ़ाते हैं आला उदल, आज भी पढ़ाएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? समझते हैं आप? आपका जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि सूफीवाद क्या होता है। मैंने आपको बताया मुस्लिमों के बच्चे दो शाखाएं हैं, सिया और सुन्नी। सिया और सुन्नी के बीच भी मतभेद हैं, उनके बीच भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो सिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए आपका सूफीवाद की स्थापना हुई। और किसके द्वारा शुरू किया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, जिसको हम चिश्ती सिलसिला भी कहते हैं। चिश्ती सिलसिला चलाया मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आप लोग देखते होंगे। कहाँ पर है दरगाह? बहुत पूछी जाती है। अजमेर में, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, जिसको हम अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चिश्ती अजमेर राजस्थान में रहते थे। सॉरी, लिखा हुआ है अजमेर में ही दरगाह है, देखा नहीं मैंने। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। आप कहेंगे भैया एक मुस्लिम व्यक्ति देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो क्योंकि उसको शासन करना था। मैंने कहा उसको सिर्फ लूट करके वापस नहीं जाना था, उसको एक साम्राज्य स्थापित करना था। तो साम्राज्य स्थापित करना था तो लोगों का दिल भी जीतना था। युद्ध तो वो जीत चुका, लेकिन उसने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कि हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, जनता का मन बनाने के लिए, जनता का प्रिय बनाने के लिए उसने बोला कि हम तो आपके लोगों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। तो देवी लक्ष्मी के सिक्के जारी कराए और लोगों में ये मैसेज भिजवाया कि माँ लक्ष्मी ही जो है वह शुरुआत करती है, और इस तरह का मैसेज दिया ताकि लोगों के मन में ये जाए कि गोरी इस धर्म के प्रति भी संभाव रखता है। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा कुछ मत रहा होगा। तो मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद में क्या कराया बच्चे? देवी लक्ष्मी के सिक्के भी चलवाए। बहुत बढ़िया। मुस्कान तोमर जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भानु, मैंने कल लाइट के लिए कहा था भाई, ये लाइट है ना, इसको आज ठीक करवाना। वो चेंज हो गए, जिन्होंने कल क्लास कराई थी वो आज क्लास नहीं करा रहे हैं। करा देंगे, आज मैं बोल दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ बच्चे, मैंने एक बात का जवाब दे दिया तो कुछ नहीं लगे लगे सर उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। बेटा आप जाति विशेष की बात मत किया करो प्लीज। हिंदुस्तान में 6.5 लाख लोगों ने जान दी है, आपके अंदर दम होना चाहिए अध्ययन करने का। 6.5 लाख लोगों के बारे में कोई पढ़ा सकता है? इस हिंदुस्तान विशेष को बनाने में 6.5 लाख जाने गई हैं। सारे लोग विशेष हैं, किसी का थोड़ा कम योगदान होगा तो किसी का थोड़ा ज़्यादा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जाति के रूप में इतिहास को पढ़ना चाहते हैं। वो गलत चीज़ है, उस राह पर कभी ना जाना। आगे आएंगे।
बहुत बढ़िया सर। अजमेर की नींव अजय नाम से ही आपका अजय राज चौहान थे। और अजमेर की नींव रखी गई थी, अगर मैं आपको बताऊं, 1052 48 10 58 60 साल बाद। दिल्ली की स्थापना के 60 साल बाद, यानी कि 1112 में अजय चौहान ने अजमेर की नींव रखी थी। ठीक है, अजय राज चौहान जी थे। आगे चलें, समझ रहे हैं आप मेरी बात। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई। एकता प्रथा किसने चलवाई है? गोरी ने चलवाई है, गोरी ने। और आप लोगों को एक बात समझनी होगी, कमेंट तुम इतनी सारी तो कमेंट करते हो, सुनते हो नहीं तुम बात, कमेंट लिखते रहते हो, तुम क्या सुनते होगे मेरी बात। कुछ बच्चे आपके पीछे शांति से पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह हो जाइए। ठीक है, और देखो कोई भी बच्चा जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करना। भानु इसके अलावा कोई लिखे ना कुछ जो ध्यान से न पढ़े, उसको उड़ा देना, तुम्हें छूट है ना। एकता प्रथा क्या है ये समझे। दरअसल में एकता प्रथा में बच्चे, अब से पहले क्या था कि सेना में जो लोग लड़ते थे, तो जितने भी लोगों के द्वारा लड़ा गया उन सबको कुछ चांदी के सिक्के, कुछ अनाज भर मिल जाता था। लेकिन पहली बार गोरी गोरी जो कि चंदावर युद्ध के बाद में वापस लौट गया था, और कमांडर किसको बना के चला गया था? ऐबक को कमांडर बना के चला गया था। ठीक है, ऐबक को। और वेतन की जगह पर जमीन का टुकड़ा ये देने लग गया कि आप अगर सेना में काम करते हो तो एक जमीन का टुकड़ा तुमको मिलेगा, इस पे तुम खेती करना और अपने परिवार को पालना। ठीक है, खेती करके अपने परिवार को पालना। और वह एकता उन लोगों के लिए रहता था। सैनिक अगर एक्सपायर भी हो जाता था युद्ध में तो भी उनके लिए वह एकता रहता था। 1203 में कालिंजर अभियान में, कालिंजर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, बांदा की तरफ बढ़ते हैं। कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमर्दी देव को हरा दिया गया। चंदेल शासक थे परमर्दी देव, जो गोरी के द्वारा हरा दिए गए। और इन्हीं परमर्दी देव के सेनापति थे आल्हा और उदल। भारत के बहुत प्रचलित, एक बच्चा कह रहा था हम इनको क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। इनके सेनापति थे आल्हा और उदल, और इतने प्रचलित हैं बच्चे। उदल छोटे भाई थे। ठीक है, छोटे भाई थे, घोड़े पर चलते थे। आल्हा आपका हाथी पर। तो जो छोटे भाई हैं, दरअसल में इनका बच्चे 1186 के करीब में, कब, सॉरी, 1186 के करीब में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ, जिसमें उदल की मृत्यु हो गई थी। क्या बोलोगे? उदल की मौत किस में हो गई थी? 1186 में हुए, 1186 में हुए पृथ्वीराज चौहान जी से संघर्ष में। यानी कि कालिंजर और आपका अजमेर के बीच एक संघर्ष हुआ था, जिसमें उदल की मृत्यु हो गई थी। बहुत प्रचलित थे, कहते हैं आला और उदल ने एक साथ बच्चे 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 52 संघर्ष इन्होंने किए, जिसमें से सभी में इनको विजय प्राप्त हुई थी। किसको कहा जाता है स्टेटमेंट? आल्हा को कहा जाता है। इन्हीं के छोटे भाई थे उदल। आल्हा की अगर हम बात करते हैं बच्चे, इतना गुस्सा इनको चल गई अभी क्लास। हेलो 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 हेलो, सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, क्या मैं आप लोगों से कनेक्ट हो चुका हूँ? बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का एक शट डाउन हुआ जिसकी वजह से सारे सिस्टम सब कुछ बंद हो गया। अभी शायद हम वापस कनेक्ट हो पाए होंगे। एक बार बताएंगे सारे प्यारे दोस्त, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? रियली सॉरी, आप लोगों को इस तरह के बीच बीच में बच्चे ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कभी टेक्निकल एरर हो जाती है, 2-4 मिनट का ये समय जाता ही है। रियली सॉरी, बहुत बेकार भी लगता है। उदल मैंने बताया छोटे भाई हैं। इनकी मौत का बदला लेने के लिए आला ने संघर्ष किया था पृथ्वीराज चौहान जी से, और लगभग पृथ्वीराज चौहान जी को कहते हैं कि जगनिक ने लिखा है। कौन है? जगनिक ने लिखा है आल्हा खंड। जगनिक ने आल्हा खंड को लिखा है। और जगनिक ने आल्हा खंड में लिखा है दोस्त आपका, आल्हा खंड में लिखा है कि आल्हा ने लगभग पृथ्वीराज चौहान जी को मार ही दिया था, कि उनके जो गुरु थे गोरखनाथ के कहने की वजह से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को छोड़ दिया।
कभी पूछे आल्हा और उदल कहाँ से संबंध रखते हैं? महोबा से संबंध रखते हैं। कहाँ से? महोबा, बुंदेलखंड से ये संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, महोबा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आलाखंड में कहते हैं कि इन्होंने अनेक लड़ाइयां पृथ्वीराज चौहान जी से इसी प्रकार संघर्ष किया और अंत में बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान जी को ये छोड़ते थे। आगे चलेंगे। ठीक है, बोलेंगे क्या चाहते हैं सर आप और आपके ऑपरेटर? भाई साहब कुछ नहीं चाहते। मैंने बोला तो सही, रियली सॉरी, हम तो कुछ नहीं चाहते। बिजली मेरे हाथ में नहीं है, मैं शक्तिमान नहीं हूँ कि मैं बिजली छू पैदा कर दूँ एकदम से। जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जनरेटर है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे टेक्निकल चीज़ों के लिए तो कॉपरेट करना ही होगा कि हो जाती है। ये भी कोई बात हुई। बोले जी क्या चाहते हैं आप? भाई साहब धमकी मत दो, माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे ना करो। आगे आएंगे। बोलो भाई, विवेक जी को देख लो। बहुत बढ़िया विवेक जी। विवेक जी से तो कुछ नहीं चला, तो विवेक जी ने गाली ही लिख दी है। वेरी गुड, थैंक यू मेरे भाई विवेक, बहुत सारा प्यार तुमको भी। बहुत अच्छा। आप सोच के देखना, चलो एक बार आप मेरी जगह पढ़ा रहे होते और ऐसी गाली कोई लिख के भेजता, गाली लिख के क्लास क्यों बंद हुई? अगर तुमको अच्छा लगा हो सच में सोच के, तो बढ़िया है, यू आर ऑन राइट ट्रैक। नहीं अच्छा लगा हो तो मनन करना, मत बोला करो ऐसे, अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे तुम्हारा फ्लो टूटता होगा ना पढ़ने का, ऐसे ही फ्लो हमारा भी टूटता है पढ़ाने का। आगे आएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन, क्या बोलोगे? मोइनुद्दीन तराइन द्वितीय में मोंतगोरी के साथ है, ये मैं आपको बता चुका सारा। सिक्के जारी करे, ये बात भी मैं आपको बता चुका दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। गोरी का अंतिम अभियान था खोखर जाति के विरुद्ध, और यहीं पर इस खोकर जाति का जब इसने विनाश किया, इसके खिलाफ युद्ध किया, तो क्या बोलेंगे? खोकर जाति के विरुद्ध जब इसने युद्ध किया, तो यहाँ पर एक शिविर लगा करके सोया हुआ था। और गोरी की मृत्यु 1206 में दमयक पश्चिमी पाकिस्तान में एक व्यक्ति था, रामलाल खोखर। कौन था? रामलाल खोखर, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका नाम ऐसे ही रख दिया गया है, ऐसे ही रख दिया गया, किसी को जानकारी नहीं है पूर्ण। रामलाल खोखर ने कर दी। किसने? रामलाल खोकर ने कर दी। ठीक है, कर दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। बोलेगे भाई फटाफट से, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे गाली नहीं दी, क्लास के लिए गाली दे रहे हो। क्लास जो रुकी है उस बात के लिए, लेकिन गाली तो गाली है। ठीक है, हमारे लिए ये समझ लो, मत करा करो, यही मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे हम लोगों को हमारी परवरिश पता चलती है कि हम लोगों की कैसी परवरिश है, किस परवरिश में हम पैदा हुए हैं, जीवन में हम क्या करेंगे। ठीक है, गाली दोगे तो गाली सुनोगे। कल मान के चलो बहुत सारे लोग होंगे तुमको ट्रेनिंग में सताएंगे, जब तुम पुलिस में ट्रेनिंग में रहोगे ना, कठिन ट्रेनिंग कभी कभी हो जाती है, हालांकि पुलिस की इतनी कठिन ट्रेनिंग नहीं होती, तो तुम सताओगे, अब तुम उसको कोसोगे, गाली नहीं दे पाओगे। तो जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी होंगी, गाली देने का मन करेगा, इसी को तो नियंत्रण कहते हैं। मन कर रहा है तब भी गाली नहीं देनी, यही तो विल पावर है, इसी को तो इच्छा शक्ति कहते हैं। नहीं तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है फिर? आगे आएंगे, उम्मीद करूंगा नहीं ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति में एक सुधार की गुंजाइश होती है, और ये मेरा मानना है विवेक मेरे भाई, ये मेरा मानना है। अगर सुधार की गुंजाइश ना हो कोई दिक्कत नहीं, तब भी स्वागत। ये देखें, गोरी के दास कौन है? यलदोज। तो गोरी ने क्या बोला कि जो मेरे दास हैं, दास का मतलब होता था जिन लोगों को ये खरीदते थे। गोरी ने कहा था मेरे दास ही जो हैं, दास ही मेरे पुत्र हैं, दास ही पुत्र हैं। और उसने भारत के या भारत के आसपास के जिस हिस्से को जीता, उस हिस्से को उसने अपने दास में दिया, दासों को बांट दिया। एक दास उसका यलदोज था, उसको दिया उसने गजनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिया उसको? भारत के सापेक्ष मित्र हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान वाला ये गजनी क्षेत्र किसको दिया? यलदौज को। सिंध वाला क्षेत्र किसको दिया है? ये दिया Y4 यलदौज को। और सिंध वाला क्षेत्र दिया कोबाचा को। इसके बाद में ऐबक को दिया बच्चे कहाँ? आपका लाहौर और दिल्ली तक का ये ऐबक को दिया। और बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है ये दिया आपका बख्तियार खिलजी को। किसको? बख्तियार खिलजी को। तो इस तरह से ये जो आपका जीता हुआ क्षेत्र था, आप समझ सकते हैं गोरी ने कितने विशाल क्षेत्र को जीत लिया था। तो गोरी ने उसको अपने दासों में बांट दिया। चार नाम तो याद रखें,
ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर। गोली की हत्या के लिए कई जगह अली मर्दान भी तो लिखा होता। मैंने कहा ना, ये नाम एक छद्म नाम है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम लिखे हैं। इस व्यक्ति ने कर दी, इस व्यक्ति ने कर दी, क्योंकि इन लोगों को उनके शासनकाल के संबंधित सभी पूर्ण जानकारी है नहीं। तो आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम का डेटा कैसे पक्का मिला होगा। ठीक है, अब आगे की बात समझें। क्योंकि देखो, दिल्ली का क्षेत्र किसको मिला है, जरा देखें। सारी लड़ाई किस बात के लिए रहेगी? दिल्ली के लिए। आज भी दिल्ली के लिए ही लड़ाई है, सरकारें दिल्ली के लिए लड़ रही हैं। ठीक है, यहां देखें, दिल्ली, दिल्ली क्षेत्र किसको मिला है? दिल्ली क्षेत्र आप कहेंगे भैया किसको मिला है? ऐबक को मिला है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है भैया, इतनी बात हम समझ जाते हैं। तो ये क्या चाल चलेगा ऐबक? अब ऐबक को पता है कि जो दिल्ली है, ऐबक कहां पर है? ऐबक है दिल्ली में। यहां पर कौन है? ए, क्या बोलेंगे, A4 ऐबक। अब ऐबक ने यहां पर चाल चली, उसने देखा कुबाचा, कुबाचा कहां पर है? सिंध पर है। तो कल को हो सकता है दिल्ली पर आक्रमण करे, दिल्ली पर आक्रमण करे, तो उससे अपनी बहन की शादी कर दी, जिसके पास सिंध क्षेत्र था, यानी मुल्तान, काबुल और कांधार वाला क्षेत्र था। ऐबक का जीजा बन गया। यानी कुबाचा से किसकी शादी हो गई? ऐबक की बहन की हो गई। तो ऐबक चालाक है कि नहीं? संबंध मजबूत किए, सीमा सुरक्षा की, आपस में रिश्तेदारी हो गई। तो संघर्ष टलेगा, ऐसा नहीं है कि संघर्ष होगा नहीं, संघर्ष होगा। लोगों के लालच सामने आते हैं, रिश्तेदारी रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, बात दिल्ली की है। ठीक है, आगे आएंगे। यलदौज एक गजनी में था, यहां जो दूर था, इसकी थोड़ी संभावनाएं कम थी, संभावनाएं कम थी कि ये दिल्ली पर चाहेगा, क्योंकि गजनी अपने आप में बच्चे एक संघर्ष का रास्ता था। तो ये कहता है कि यहां पर इसने इसकी बेटी से शादी कर ली, उसकी एक की बेटी से शादी कर ली और एक को अपनी बहन की शादी करवा दी। ठीक है, बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार में, ये दरअसल में ऐबक के ही फेवर का आदमी था, और बाद में ऐबक का खुद का सेनापति भी बनेगा। पहले गोरी का सेनापति था, बाद में ऐबक का सेनापति बना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मनीष पुरी जी, बहुत अच्छे शब्द हैं आपके, थैंक यू। देखो ऐसा होता है, आपके शब्द ही हम तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। ठीक है, आपके शब्द ही हम तक नेगेटिव एनर्जी भी पहुंचाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बस ये होता है कि भाई हम अध्यापक हैं, तो हम उल्टी सीधी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, कि हम तुमसे बेवजह की कुछ भी बात तुमको बोलने लगे, तुम पर चिल्लाने लगे या तुम पर गुस्सा करें, तो फिर तुम कहोगे यार हमारे मार्गदर्शक जिनसे हम पढ़ते हैं वही हमको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, तो फिर तो मार्ग नहीं बचता, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब हम सब अपने हित पूरे करने में लगे हुए हैं। तुमको नौकरी चाहिए, पैसे कमाने, हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि हमको पैसे चाहिए। फिर हमारे ये दोनों चीज़ें तो हैं और सच में है भी, लेकिन इसके बीच में हम लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी है, वो एक प्योर साउल की तरह होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की तरह होनी चाहिए। क्योंकि हित तो सबके हैं भाई, पैसा तुमको भी चाहिए, तुमको भी नौकरी चाहिए। तुम कोई बिगर नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, या कल तुम नौकरी करोगे तो बिगर वेतन के करोगे? नहीं करोगे। हम लोग बिगर वेतन के काम करेंगे क्या? हम लोग क्या बच्चों से फीस नहीं लेंगे, एप्लीकेशन की लेंगे? तो ये तो हुआ सच, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसको हम कहते हैं, वो स्वीकारना ही होता है। उसमें बहुत मतलब दयावान बनने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे रहेंगे और सकारात्मक शब्द आएंगे तो वही सकारात्मक ऊर्जा आपके पास भी पहुंचती है। ये बख्तियार खिलजी जो है मित्र, ये किसका आपका रहा? बोलेंगे एक बार, बख्तियार खिलजी आप कहेंगे भैया ये आपका पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था, दास था, और इसी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को नष्ट किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इन तीनों को, जो भारतीय शिक्षा का केंद्र थे, इन तीनों को नष्ट किसने किया? ये आपका बख्तियार खिलजी ने किया। भारतीय भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। अब कोई व्यक्ति खिलजी के दम पे, हम बोले खिलजी ने तलवार के दम पर भारतीय संस्कृति का नाश करने का प्रयास किया, और कोई बच्चा बोले जी नहीं, कहाँ लिखा है तलवार के दम पर? तो मेरे दोस्त, बख्तियार खिलजी के सपोर्टर नहीं बनना है कभी भी। बख्तियार खिलजी ने भारतीय सभ्यता के साथ में अत्याचार किया, और ये एकदम से शुद्ध बात है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था और बाद में ऐबक का, क्या बोलेंगे, बाद में ये ऐबक का सेनापति रहा। आगे आते हैं, ये बात समझ गए आप लोग? इस बात को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? नेक्स्ट, अब आएंगे कि जो ऐबक था आपका, ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया किसको? गुलाम वंश को, जिसको हम दिल्ली कहते हैं दरअसल में, दिल्ली सल्तनत।
सल्तनत का मतलब क्यों है जी? सल्तनत का मतलब टारगेट दिल्ली रहा, वो सारे राजवंश जिन्होंने शासन किया दिल्ली में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश दिल्ली पर शासन करते हैं। इसके बाद में मुगल आएंगे। मुगलों का जो सेंटर चला गया था वो आगरा, उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा। फतेहपुर सीकरी को वो अपना सेंटर बना लेंगे। तो उनसे पहले जो राजवंश रहे या उनसे पहले जो शासन किया, वो 5 वंश हैं दिल्ली पर। इसीलिए हम उसको बोलते हैं दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। जिसका क्या बोलते हैं? जी के। जी के तो सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी सरल है जी के। क्या बोलते हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। जी के तो सरल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में। कुछ बच्चे बोलते हैं गुल खिले, गुल खिले तो क्या बोलेंगे? गुल खिले तो सैया लाए, गुल खिले तो सैया लाए, कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं, हम कैसे याद करते थे? गुखी तू सेलम, हम तो सीधे याद करते हैं गुखी तू सेलम। सेलम का मतलब बाद में मुगल आएंगे इनके बाद में, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते गुलाब खिले तो सूंघ लो, कुछ भी याद करते हैं। ट्रिक्स के चक्कर में मत पढ़ा करो इतिहास में, है ना। इतिहास बच्चे ट्रिक की चीज नहीं है, इतिहास सीखने की चीज है कि क्या घटित हुआ। तो फाइनली गोरी तो चला गया, गोरी की मौत हो गई 1206 में। तो गोरी ने आपका दिल्ली किसको सौंप दी थी? बोलेंगे एक बार ऐबक को। तो मुख्य शक्ति बन के कौन उभरा? ऐबक चालाक है, बुद्धिमान भी है, आपका उसने मैत्री संबंध भी बनाए हैं, आपका रिश्तेदारी के संबंध भी बनाए हैं। तो ये 5 वंश आएंगे दिल्ली पे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे गुलाम वंश। कब से कब तक? नोट डाउन करें। 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। ठीक है, 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। बच्चा मैं आज भी कहता हूँ आप लोगों से, कमेंट सेक्शन के चक्कर में पढ़ोगे तैयारी 1-2 साल और ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये बात लिख लो, भैया ने ये बात बोली थी और वादा है ये करके दिखा देना तुम कि मैं कमेंट करता रहा और मेरा सिलेक्शन हो गया। पॉसिबल, संभव ही नहीं है। इस बात को लिख लो, करके दिखा दो। मुझे नहीं मिला आज तक कोई बच्चा कमेंट करता रहे लगातार और सिलेक्शन ले जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ बच्चों को घमंड हो जाता होगा अपने ऊपर, नहीं जी मैं लेके दिखाऊंगा। मैं बहुत सारे बच्चों से जिनसे भी मैं मिलता हूँ, उन सब से मेरा, हर सफल बच्चे से सवाल होता है, कमेंट करते थे? बोलते नहीं। याद रख लेना, बचो इससे। अंतिम बार बोल रहा हूँ, नहीं बचोगे, आपकी मर्जी है। 1290 से 1320 खिलजी वंश रहा। तुगलक वंश आएगा बच्चे, गयासुद्दीन तुगलक उसकी स्थापना करेगा, 1414 तक रहेगा। सैयद वंश खिज्र खां के द्वारा स्थापित किया जाएगा। लोधी वंश आपका बच्चे, लोधी वंश 1451 से 1526, ये अंतिम वंश रहेगा। अब देखो, सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? 94 वर्षों तक। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 94 वर्षों तक सबसे बड़ा शासनकाल है। कभी पूछे दिल्ली की गद्दी पर किस वंश ने सबसे बड़ा शासनकाल किया है, आगे आने वाले वंश हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे कम कौन रहे? खिलजियों ने किया है 30 वर्ष। लेकिन जो आतंक खिलजियों ने मचाया, मजा आएगा आपको पढ़ने में कि किस तरह की नीतियां इनकी रही। ठीक है, थैंक यू शिवम कुमार जी, आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस सेट बच्चा, प्रैक्टिस सेट सोमवार से शुक्रवार हर रोज चलता है शाम 3 बजे यूट्यूब पर। ठीक है सर, एकता प्रथा तो इल्तुतमिश ने चलाई थी ना सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। दरअसल में मैंने एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई ये नहीं लिखवाया, मैंने बोला उत्तर भारत में एकता प्रथा। तो कभी पूछेगा सिर्फ एकता प्रथा तो मैं आपको इल्तुतमिश के समय पर बताऊंगा कि इल्तुतमिश ने चलाई। लेकिन बच्चे कभी बोल देगा उत्तर भारत में, जैसे कभी पूछेगा जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पूछ ले सिंध में जजिया किसने लगाया, तो वो एक छोटे से हिस्से में है। उत्तर भारत में किसने लगाई? ठीक है, थोड़े से हिस्से में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। प्रिया बहुत थैंक यू, संदीप मौर्य लव यू टू मेरे भाई। ठीक है, समझे इतनी बात को, ये नोट डाउन करेंगे। और कल हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से हम दिल्ली सल्तनत को कल पढ़ेंगे। और कोशिश करेंगे कल की क्लास हम रखेंगे 1.5 आवर, यानी पूरे 1.5 घंटे की क्लास, जिसमें हम लगभग दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ये एक क्रम में पढ़ लिया जाता है तो अच्छा रहता है, पढ़ते हुए चलेंगे। आप बस मेरी बातें सुनते रहना, नोट्स आपको मिलते ही हैं।
नोट डाउन आप कर ही सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो सब हम जान लेंगे। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।